नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मुस्कुराहट के साथ, प्रेम के साथ उत्कर्ष पर आपका मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्वाड्रिलेटरल्स यानी चतुर्भुज नेक्स्ट हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। 2D मेंसुरेशन की अंतिम इकाई आप कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल्स हैं। दोस्तों, वैसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस क्वाड्रिलेटरल्स पे बनते नहीं हैं मेंसुरेशन की अगर बात करें तो, फिर भी मुख्यतः दोस्तों ये 5 तरह के क्वाड्रिलेटरल्स यानी चतुर्भुज आपको करने हैं। सबसे पहला जो क्वाड्रिलेटरल हमें पढ़ना है सामान्य चतुर्भुज यानी जनरल क्वाड्रिलेटरल, मतलब जिसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बस 4 साइड्स। क्वाड्रिलेटरल्स मतलब 4 भुजाओं का ना, जैसे स्क्वायर रेक्टेंगल भी तो क्वाड्रिलेटरल थे। सामान्य चतुर्भुज जनरल चतुर्भुज मतलब जिसकी कोई प्रॉपर्टी ना हो, जिसका कोई गुण ना हो कि वे बराबर है, ये समांतर है, ऐसा कोई भी गुण ना हो, तो वो जनरल कहलाएगा सामान्य चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज यानी दोस्तों पैरेललोग्राम प्रॉपर्टीज होती हैं, दोनों साइड्स अब आमने सामने के समांतर होते हैं और दोनों साइड्स आमने सामने के बराबर होते हैं, वगैरह वगैरह बताऊंगा। वो प्रॉपर्टीज तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। सम चतुर्भुज का मतलब दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं रोम्बस। क्या कहते हैं? रोम्बस। समांतर चतुर्भुज को स्क्वायर की तरह सारे साइड्स बराबर कर दिए जाएं तो वो रोम्बस कहलाएगा। समलंब चतुर्भुज, दोस्तों समलंब चतुर्भुज को अंग्रेजी में कहते हैं ट्रपेजियम, जिसकी केवल एक पेयर ऑफ साइड, आमने सामने की एक पेयर, 2 भुजाएं आपस में समांतर हों। और चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये टोटल 5 चीजें हैं दोस्तों। इनके बारे में हम पहले थ्योरी डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हमेशा की तरह कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हालांकि इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बन सकते नहीं है, इसलिए ये थोड़ा जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों स्टार्ट करेंगे हम जनरल क्वाड्रिलेटरल से, यानी समांतर चतुर्भुज से। जनरल क्वाड्रिलेटरल का मतलब हो गया दोस्तों सामान्य चतुर्भुज। दोस्तों अब सामान्य चतुर्भुज है मतलब जनरल है, मतलब कोई भी 4 साइड्स दोस्तों इस तरह अगर बना दी जाए तो ये एक सामान्य चतुर्भुज बन गया। सही बोल रहा हूं कि नहीं? अब दोस्तों एक बात को मेरी समझना कि अगर ये इसका एक विकर्ण है, इस त्रिभुज का नाम मैंने दे दिया इस चतुर्भुज का नाम है ABCD। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, कोई बराबर कोई समांतर जैसा कुछ नहीं दिया दोस्तों। AC एक विकर्ण है, डायगोनल है। AC इज अ डायगोनल कहें तो विकर्ण है। अच्छा मुझे बताओ, देखो कुछ नया रटोगे तो रटने जैसा हो जाएगा, कल सुबह तक भूल जाओगे। मैं आपसे जनरल पूछ रहा हूं कि परिमाप क्या होता है। मैं आपसे एक जनरल बात दोस्तों यहां लिख रहा हूं, परिमाप क्या होता है। तो परिमाप किसी भी चीज का परिमाप मतलब उसकी बाउंड्री की टोटल लंबाई। अगर दोस्तों इसकी लंबाई A, इसकी लंबाई B, इसकी लंबाई C और इसकी लंबाई D, तो गली का बच्चा कहेगा सर परिमाप है A + B + C + D, यानी चारों भुजाओं का योग। जो भी इनकी लंबाइयां होंगी, अगर दिया है तो पेरीमीटर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। पेरीमीटर परिमाप। सही कह रहा हूं कि नहीं? अच्छा, पेरीमीटर तो ये होता है। अब बात करते हैं दोस्तों एरिया की। किसकी बात करते हैं? एरिया की। तो अब इसका एरिया का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, पर आप हो पढ़े लिखे लोग, आपको मैंने बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजें पढ़ाई हैं। आप मुझे एक जनरल बात बताओ दोस्तों, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा अगर ये इसकी हाइट h1 है और अगर ये इसकी हाइट h2 है? तो आप मुझे बताइए इन दोनों ट्रायंगल्स, भाई आपको इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए, पूरे चतुर्भुज का एरिया चाहिए, तो इसके 2 त्रिभुजों को एरिया का टोटल कर दूंगा तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकलेगा। इस ऊपर वाले त्रिभुज के लिए दोस्तों AC आधार हो जाएगा और H1 हाइट हो जाएगी, हाफ इंटू आधार
हाफ इंटू आधार, आधार AC इंटू हाइट H1, और दूसरा वाला त्रिभुज के लिए आधार फिर से AC, तो हाफ इंटू आधार AC इंटू हाइट H2। दोस्तों यहां से हाफ AC अगर कॉमन निकाल लूं, हाफ AC अगर कॉमन निकाल लूं तो H1 और H2 बचेंगे ऐड होने को। यानी एक सिंपल सी बात कहूं दोस्तों तो हाफ इंटू विकर्ण इंटू ऊंचाइयों का योग। लैंग्वेज में ज्यादा याद करोगे तो जिंदगी थोड़ी प्रॉब्लमैटिक हो जाएगी। आप खुद कॉमन सेंस लगाओ कि सर ने कुछ पढ़ाया ही नहीं है। सीधे अगर क्वेश्चन आएगा, सर 2 ट्रायंगल एक विकर्ण दे देना, सामने सामने की हाइट दे देना, सर दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लूंगा और जोड़ दूंगा सर। अरे हाँ या ना, वेरी नाइस। तो हाफ इंटू विकर्ण इंटू ऊंचाइयों का योग, हाफ इंटू डायगोनल इंटू सम ऑफ हाइट्स। इज दैट क्लियर? लिख लीजिए फटाफट। लिख लिया? दोस्तों इसमें एक चीज और समझने की है, कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, इस तरह कोई भी क्वाड्रिलेटरल, ये अजीब सा मैं इसलिए बना रहा हूं, सुंदर इसलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि अगर मैं सुंदर बनाऊंगा दोस्तों तो सम चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, रोम्बस जैसा दिखेगा। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि इसकी कोई प्रॉपर्टी, कोई गुण नहीं है, इसलिए इसको ऐसा अजीब सा दिखने को बना रहा हूं। दोस्तों आप दोनों डायगोनल्स जब बनाते हैं, सपोज करें ये एरिया है A1, ये एरिया है A2, ये एरिया है A3 और ये एरिया है A4। ये P था, ये पॉइंट Q था, ये पॉइंट R था, ये पॉइंट S था। सुनना ध्यान से दोस्तों। अब एक बात मुझे बताओ, आप ये जानते हो ना कि इस लाइन पे आधार का जो अनुपात है वही अनुपात इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का होगा। यानी A1 और A2 जो एरिया है दोस्तों, यहां पे A1, A2, A3 और A4 4 त्रिभुजों के क्षेत्रफल हैं, वह PR व QS विकर्ण है। दोस्तों आप ध्यान से मेरी बात सुनना। इसको मैं अगर बेस मान लूं तो A1 और A2 का रेशियो, A1 और A2 का रेशियो A4 और A3 के बराबर होगा कि नहीं? A4 अपॉन A3 के बराबर होगा। A1 पहले लिखा है तो इसी बेस पे दोस्तों A4 है। मेरे कहने का ये मतलब है, सपोज करो दोस्तों ये रेशियो है A और B का, ये लंबाई को है ना, मतलब ये पॉइंट है O, और मैं यहां कह दूं कि PO अपॉन RO इज इक्वल टू A अपॉन B। ये पॉइंट O इस PR को A अनुपात B में विभाजित करता है 2 अनुपात 1 में, 3 अनुपात 5 में। तो A1 A2 का रेशियो A अपॉन B के बराबर होगा, और A के लिए A4 और B के लिए A3। एरिया का रेशियो यहां पे A अपॉन B है तो यहां पे भी A अपॉन B होना चाहिए। A अपॉन B को भूल जाओ, इन दोनों को अगर बराबर रखोगे A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू A4 अपॉन A3।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं दोस्तों तो A1 इंटू A3 इज इक्वल टू A2 इंटू A4। इसको अगर आप A1 A2 A3 A4 की जगह भाषा में और भावनाओं में याद रखोगे तो आमने जब दोनों विकर्ण खींच दिए जाएं और चार ट्रायंगल्स बन जाएं तो आमने सामने के ट्रायंगल्स के एरिया का प्रोडक्ट गुणनफल, आमने सामने जो ट्रायंगल्स हैं उनके एरिया का गुणनफल A1 A3 बराबर आमने सामने A2 A4 के गुणनफल के होगा। यानी सामने के क्षेत्र के त्रिभुजों का के क्षेत्रफल का गुणनफल समान होगा। The product of the triangles opposite to each other are equal, यानी A1 A3 का गुणनफल प्रोडक्ट A2 A4 के प्रोडक्ट के बराबर होगा। बात समझ में आई? और रटवाया बिल्कुल नहीं है, समझाया है दोस्तों मैंने। स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, ट्रायंगल में हर तरह का ट्रायंगल बताया, ज्योमेट्री को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि ज्योमेट्री आपके लिए नहीं है, क्योंकि ज्योमेट्री आपके लिए नहीं है। मैंने जब त्रिभुजों के भेद बताए दोस्तों तो आपको बताया इक्विलेटरल, आइसोसलीस और स्केलीन, समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु। मैंने न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण पे ज्यादा फोकस नहीं किया क्योंकि ज्योमेट्री है ही नहीं, तो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस मेंसुरेशन में क्यों आएंगे। सटीक रहना दोस्तों मेरी आदत है। अगर एसएससी में पढ़ाऊंगा तो एसएससी में मैं ज्योमेट्री डाल के पढ़ाऊंगा, पहले ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा उसके बाद मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा। और जब ज्योमेट्री कोर्स में नहीं है तो मेंसुरेशन भी बिना ज्योमेट्री वाला आएगा, इसलिए हर जगह एरिया। दोस्तों बहुत सही चीज बताइए, लिख लो। हो गया क्या? एक क्वेश्चन दोस्तों इस पे डाल रहा हूं, सुनना। एक चतुर्भुज, अब दोस्तों चतुर्भुज लिखा है मतलब समांतर फमांतर कुछ नहीं कहा। एक चतुर्भुज ABCD में AB बराबर 32 सेंटीमीटर, BC बराबर 25 सेंटीमीटर बराबर CD और AD बराबर 24 सेंटीमीटर व एंगल DAB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल का क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा? जहां पे प्रश्न डायग्राम के बारे में सब कुछ बता पाने में परिपूर्ण होगा वहां पे डायग्राम बनकर नहीं आएगा, और जहां पे भाषा में डायग्राम को समझाना मुश्किल होगा वहां डायग्राम बन के आएगा। मतलब डायग्राम कब बन के आएगा और कब नहीं बन के आएगा ये प्रश्न बनाने वाले की समझ और उसकी इच्छा है। आप और मैं इस पर बहस नहीं कर सकते। ये प्रश्न जहां से भी आया है वहां बिना डायग्राम के आया है। अब क्या आप इसको कर सकते हैं? 30 सेकंड से ज्यादा लग जाए दोस्तों तो मानव जीवन पर धिक्कार हो उठेगा। आपसे कह रहे हैं एक चतुर्भुज है, मैंने बोला कोई भी अंश सा बना देता हूं, कोई बना दिया। बोले AB 32 है, ये अगर A है, ये B है, ये C है, ये D है। बोले AB बराबर 32, BC बराबर 25 और CD भी बराबर 25 और AD बराबर 24 और DAB बराबर 90 डिग्री। अच्छा ये DAB को अब 90 डिग्री दिखाऊं तो ये D, ये A और ये B।
ये 90 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, और ये भी 25 सेंटीमीटर है, और ये भी 25 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर है, ये 32 सेंटीमीटर है। डायग्राम सटीक बन गया? अरे बोलो हाँ या ना। अब आपसे क्या बोला है दोस्तों और इसको कैसे करना है, ये केवल और केवल आपके हाथ में है। कोई माइका लाल आपको नहीं बता सकता, कोई माइका लाल आपको नहीं बता सकता। आपसे बोला इस पूरे का एरिया बताओ। दोस्तों पूरे का एरिया वेरिया छोड़ो, 90 डिग्री मिल रहा है, हाइट पता है, बेस पता है, इस ट्रायंगल का एरिया, नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा क्या? 90 डिग्री है मतलब हाइट है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? बोलोगे सर लग जाएगा। अच्छा, ये 25 है, ये 25 है, मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु हुआ, और समद्विबाहु की हाइट एकदम बीच में आएगी कि नहीं आएगी? 24 और 32 में पाइथागोरस लगेगा तो कर्ण आ जाएगा। कर्ण के दो टुकड़े बराबर बराबर होंगे क्योंकि ये 25-25 है, 25-25, तो हाइट एकदम बीच में आएगा, शीर्ष लंब बिल्कुल बीच में आएगा। माध्यिका भी कह सकते हो, शीर्ष लंब भी कह सकते हो, मीडियन भी कह सकते हो, ऊंचाई हाइट भी कह सकते हो। टेक योर टाइम, अपने आप करो, नहीं तो मैं तो हूं ही दोस्तों आपकी हेल्प करने के लिए। हो गया क्या? अब दोस्तों अगर आप दिमाग लगाओ तो आपको याद है 3, 4 और 5 एक ट्रिपलेट होता है। वहां 24, 32 है, मतलब 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 24, 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 32, तो इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 40। मतलब बिना पाइथागोरस थ्योरम लगाए आप डी बी की लंबाई निकाल सकते हो, डीबी की लंबाई निकाल सकते हो 40 सेंटीमीटर्स पाइथागोरस से। पाइथागोरस लगानी नहीं है, ट्रिपलेट याद है ना? अरे ट्रिपलेट याद है ना, और ट्रिपलेट में मल्टीपल्स चलता है। अगर ट्रिपलेट आपने एक याद किया होगा दोस्तों, 5, 12 और 13, 25 और 144 को जोड़ोगे तो 169 आएगा। अब आप इसको इंटू 4 कर लो तो तीनों में इंटू 4 एक और ट्रिपलेट ही तो है। अरे हाँ या ना? तो अगर आपको पता है दोस्तों तो 24 और 32 दिया है, ये 3 इंटू 8 है, ये 4 इंटू 8 है, तो 3, 4, 9 और 16, 25 यानी 5 होता है, तो 5 को भी इंटू 8 कर लोगे तो 40 आ जाएगा। नहीं तो पूरी पाइथागोरस लगाओ, 576 प्लस 1024, 576, 24 का स्क्वायर प्लस 1024, 576 प्लस 1024, 1600, 1600 का स्क्वायर रूट 40 आ जाएगा। तो डीबी की वैल्यू दोस्तों 40 आ गई। हाँ या ना? अब इस पूरे का एरिया बताना है आपको, इस क्वेश्चन को, इस पूरे का दोस्तों एरिया बताना है, मतलब ट्रायंगल डी ए बी का एरिया, हाफ इंटू आधार इंटू हाइट, 16 इंटू 24, 384, 16 इंटू 24, 320 और 64, हाँ 384, और ट्रायंगल डी सी बी का एरिया हाफ इंटू। दोस्तों अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ये डीबी 40 है तो ये 20-20 आ गए कि नहीं आ गए? 20-20 आ गए कि नहीं? लंब निकालना है, 25, 625 माइनस 400, 225, तो ये 15 आ जाएगा क्या? अगर जल्दी नहीं निकालोगे तो प्रॉब्लम है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं दोस्तों कि अगर इस पॉइंट को O मान लूं तो मुझे बताइए OC की वैल्यू कितनी होगी?
आप कहेंगे 25 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। 625 माइनस 400 यानी 225 का स्क्वायर रूट 15। ये हाइट 15 आ गई। ये पूरा आधार दोस्तों 40 है। तो ट्रायंगल DCB का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई यानी 300। पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 300 प्लस 384 यानी 684। दोस्तों जिसका हाथ साफ है, देखो मुझे आपको हर चीज लिख के बताना मेरी मजबूरी है और मेरी ड्यूटी है, पर एग्जाम में हर चीज लिखने की आपकी ड्यूटी नहीं है। आपके सामने ये क्वेश्चन आया, आपको बोला ये 24 है, ये 32 है, ये 25 है, 25 है, दो चीजें देखिए 90 डिग्री देखती आया कि इस त्रिभुज का एरिया तो निकाल लूंगा। हाफ इंटू 24 इंटू 32 करोगे 384 आ जाएगा। लंब निकालोगे 3 का 8 गुना, 4 का 8 गुना, तो 5 का 8 गुना 40, 20 20 25, 625 माइनस 400 225 यानी 15। हाफ इंटू 40, 20 इंटू 15 300, 300 और 384 684 आंसर। प्रैक्टिस वाले बंदे को टाइम नहीं लगेगा। आपको लग रहा होगा सर प्रैक्टिस कैसे, ये तो पढ़ी पहली बार रहे ना। मैंने बोला ट्रायंगल पढ़ा रहा हूं वापस से, बस 2 ट्रायंगल मिक्स कर दिया और क्या। सही है या गलत है लिख लो। आगे बढ़े, जल्दी लिखिए। देखो लिखने में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखो एक और क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूं, एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं। दोस्तों चित्र में PQRS एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण बिंदु O पर मिलते हैं, बिंदु O पर मिलते हैं। यदि 4 त्रिभुज जो विकर्णों के मिलने पर बनते हैं के क्षेत्रफल चित्र में दिए हैं, तो x का मान ज्ञात करें। दोस्तों ये आपने अभी थोड़ी देर पहले कोई थ्योरम ऐसी पढ़ी थी क्या? कोई थ्योरम ऐसी पढ़ी थी क्या? बोलोगे हाँ सर पढ़ी थी, तो बस वही है और क्या।
हाँ जी, अब आपको पता है आमने सामने वालों का एरिया बराबर होता है, मतलब गुणनफल। तो 12 इंटू 27 इज इक्वल टू 13.5 इंटू एक्स। और ये रटना नहीं है, इसका कारण है आपके पास कि जो रेशियो 12/x इज इक्वल टू 13.5/27 होना चाहिए। अब दोस्तों x की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू शायद 24 आने वाली है। तो x इज इक्वल टू 12 इंटू 27 अपॉन 13.5। 13.5 से जाएगा 2 बार, आपका आएगा 12 दूनी 24। सब कुछ सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर पे दोस्तों हम बात करने वाले हैं, सेकंड नंबर पे हम लोग बात करने वाले हैं एक ट्रपेजियम की। ट्रपेजियम की, ट्रपेजियम बोले तो समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का मतलब क्या हुआ दोस्तों? समलंब चतुर्भुज का, ट्रेपेजियम का मतलब हुआ कि केवल भुजाओं का एक जोड़ा, भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो। केवल भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो, मतलब ए बी सी डी, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। ए बी समांतर है सी डी के, ए बी समांतर है सी डी के दोस्तों। अब अगर कोई आपसे कहे कि AD और BC की लंबाई बराबर होती है तो वो गलत है। कोई ऐसी प्रॉपर्टी, कोई ऐसा गुण नहीं है। ये दो लाइन दोस्तों पैरेलल हो जाए, फिर चाहे एक 90 डिग्री हो और एक ना हो, बराबर हो, अलग अलग हो, कैसी भी हो, वो ट्रेपेजियम ही कहलाएगा। ट्रेपेजियम की केवल एक ही प्रॉपर्टी है कि एक जोड़ा आमने सामने का समांतर हो, केवल भुजाओं का एक जोड़ा यानी दो भुजाएं समांतर हो, इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी नहीं है। आपसे कोई कहे कि AD इज इक्वल टू BC, हमने बोला कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। AD इज पैरेलल टू BC, कोई गारंटी नहीं है, मतलब होता ही नहीं है। कोई आपसे कहे कि क्या समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज है, क्या पैरेललोग्राम एक ट्रपेजियम है? ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं। क्या समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम भी एक समलंब चतुर्भुज है? बताओ दोस्तों, क्या समांतर चतुर्भुज भी एक समलंब चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज जिसका एक पेयर पैरेलल हो, तो समांतर चतुर्भुज में दोनों पेयर पैरेलल हैं तो भी एक तो है। तो कुछ लोग कहते हैं हाँ और कुछ लोग कहते हैं ना। दोस्तों इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि मैंने साफ साफ लिखा है कि केवल भुजाओं का एक जोड़ा पैरेलल होता है, उसको समलंब कहते हैं। हालांकि दोस्तों कुछ फॉरेन ऑथर्स, कुछ बाहर के ऑथर्स के हिसाब से ट्रेपेजियम भी समांतर चतुर्भुज भी एक समलंब चतुर्भुज है, परंतु अपना राजस्थान बोर्ड का और एनसीईआरटी का दोस्तों अगर अपन बात करें तो केवल एक जोड़ा समांतर होना चाहिए। मतलब सिर्फ ये दोनों पैरेलल हैं, ना कुछ बराबर बोला है, ना कुछ 90 डिग्री बोला है, ना कुछ और बराबर बोला है।
तो अगर हाँ, नाइन्थ की किताब में दोस्तों एक परिभाषा लिखी है, नाइन्थ की किताब में एक परिभाषा लिखी है कि अगर AD और BC बराबर हैं, अगर AD और BC बराबर हैं, यदि AD और BC बराबर हैं तो यह एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। मतलब ये दोनों बराबर हैं तो भी वो समलंब तो रहेगा, पर समलंब में ये दोनों बराबर होंगे इसकी गारंटी नहीं है। नाइन्थ की किताब में एक लाइन वर्ड लिखा है समद्विबाहु समकोण समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, कि ये दोनों बराबर होते हैं तो उसको, अगर ये दोनों बराबर है तो समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज कहेंगे। मैंने कहा वो तो बेटा पैदा होगा तो उसको बेटा कहेंगे, बाद में पैदा होगा तो छोटा वाला कहेंगे, बड़ा बेटा पहले पैदा हुआ है तो बड़ा बेटा कहेंगे। पर बेटे की डेफिनेशन ये है जो खुद से और खुद की पत्नी से पैदा हो जाए। सही बोल रहा हूं कि नहीं? अब उसको बड़ा बेटा कहेंगे, छोटा बेटा कहेंगे, ऐसा कुछ जो पहले पैदा होता है उसी को बेटा कहेंगे। मैंने कहा नहीं, जो पैदा हो जाए पति पत्नी के प्रेम से उसे बेटा कहेंगे। अब आप उसको छोटा बेटा, बड़ा बेटा, मंझला बेटा कहोगे तो वो आपकी इच्छा है। तो परिभाषा ऑफ समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम की परिभाषा में केवल एक पेयर पैरेलल होता है, उसके अलावा और कोई परिभाषा नहीं है। दोस्तों अब ध्यान से सुनना, ध्यान से बातों को सुनना। ये वापस से एक समलंब चतुर्भुज बना रहा हूं, A B C D, AB is parallel to CD, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। दोस्तों अब मुझे बताओ कि इसका कोई फॉर्मूला बन ही नहीं सकता। मैंने बोला ये एक खींच दिया बॉस, अपन ने विकर्ण खींच दिया। BD एक डायगोनल है, विकर्ण है। अच्छा अब मुझे बात बताओ, ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। दोस्तों ये दोनों समांतर भुजाएं जो हैं, इनकी हाइट को मैंने नाम दिया है h। h क्या है? h क्या है? h दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है व त्रिभुज ADB व त्रिभुज DBC की ऊंचाइयां यानी शीर्ष लंब भी है। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये h है तो ये भी तो h ही होगा। दो लाइन पैरेलल है, मतलब इनको कितना भी एक्सटेंड कर लो ये पैरेलल रहेंगी। तो अगर यहां पे इनकी दूरी h है तो यहां पे भी दूरी h ही रहेगी। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? अरे हाँ या ना? तब आप मुझे बताओ दोस्तों, ट्रायंगल ADB का क्षेत्रफल क्या होगा अगर ये A है और ये B है, यानी A व B समांतर भुजाओं की लंबाइयां हैं, समांतर भुजाओं की लंबाइयां हैं। तो आप कहोगे सर इस ट्रायंगल का फॉर्मूला, ट्रायंगल ADB का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, और ट्रायंगल DBC का एरिया होगा हाफ इंटू आधार, अब उनके लिए आधार B है, इंटू उनके बीच h की हाइट है। अगर मैं इन दोनों को दोस्तों ऐड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा चतुर्भुज ABCD का एरिया, यानी हाफ AH
प्लस हाफ बी एच, यानी हाफ ए प्लस बी, एच कॉमन है। इसको शॉर्ट में कहें तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। ये h क्या है? उनके बीच की दूरी है ना, इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समलंब चतुर्भुज में वो बराबर होंगी ना लंबाइयां, दूरियां थ्रू आउट। तो हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग a प्लस बी इंटू उनके बीच की दूरी h। लैंग्वेज से, भावनाओं से भी याद रखिए और लिख कर भी याद रखिए, लिख लो। और दोस्तों, जो आपने सामान्य चतुर्भुज के लिए पढ़ा वो समलंब के लिए, समांतर के लिए, सम चतुर्भुज सब में ही लगेगा ना। अब पेरीमीटर चारों भुजाओं का योग होता है, ये मेरे बताने की जरूरत है क्या? नहीं ना, चारों भुजाओं की अलग अलग लंबाई है। पेरीमीटर वैसे पूछेगा ही नहीं, कोई पूछे तो चारों भुजाओं का योग और क्या, हाँ या ना? ओके, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहां पे भी वो, अगर मैं दोनों डायगोनल खींच दूं तो आमने सामने का प्रोडक्ट एरिया का आमने सामने के बराबर होगा। अब वो तो चतुर्भुज सामान्य में पढ़ लिया, मतलब जिसमें कोई गुण नहीं थे, जो उसमें लागू हो रहा है वो इसमें, दोनों पैरेलल वालों में, पैरेलल और बराबर वालों में, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, हर एक में ही लगेगा। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरी चीज जो हमको पढ़नी है वो पढ़नी है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम। दोस्तों पैरेललोग्राम में चारों भुजाएं मतलब आमने सामने की भुजाएं यानी दोनों जोड़े समांतर होते हैं। समांतर यानी पैरेलल होते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि टेढ़ा आयत होता है, टेढ़ा रेक्टेंगल होता है, हाँ या ना? क्या होता है दोस्तों? टेढ़ा रेक्टेंगल होता है, जैसे ये बना हुआ है। अब ध्यान से सुनिए, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ये और ये बराबर हैं, ये और ये बराबर हैं, यानी दोस्तों AB पैरेलल है CD के और AB बराबर है CD के। BC पैरेलल है AD के और BC बराबर है AD के। ये अब धीरे धीरे इसमें गुण आते जा रहे हैं। अब दोस्तों जब गुण आते जाएंगे, ध्यान से मेरी बात सुनना, तो यह आपने विकर्ण खींचा, यह आपने विकर्ण खींचा। दोस्तों दोनों विकर्ण
एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। मतलब क्या हुआ कि इस O पॉइंट पे ये दोनों विकर्ण मिले, AO और OC की लंबाई बराबर, DO और BO की लंबाई बराबर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दोनों विकर्ण की लंबाई बराबर होती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि विकर्ण बराबर होते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित यानी बाइसेक्ट करते हैं। जहां पे दोनों विकर्ण मिलेंगे एक दूसरे को बराबर दो हिस्सों में बांट देंगे। क्लियर हुई बात मेरी? वेरी नाइस। लिखिए एक बार फटाफट से। अब जो सामान्य चतुर्भुज में था आमने सामने के एरिया का गुणनफल बराबर होगा वो सब कुछ है। अगर इसकी लंबाई को a कहूं तो ये लंबाई भी a हो जाएगी, अगर इसकी लंबाई को b कहूं तो ये लंबाई भी b हो जाएगी। अब दोस्तों मुझे एक बात बताइए कि इस ट्रायंगल, इस पूरे चतुर्भुज का एरिया क्या होगा? इस पूरे चतुर्भुज का एरिया क्या होगा? पेरीमीटर तो आप जानते हैं सर, पेरीमीटर तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, वो आयत वाला ही लग जाएगा। दोनों a हैं दोनों b हैं तो a प्लस a 2a, b प्लस b 2b यानी 2a प्लस b। ये तो परिमाप है। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ध्यान से सुनिए, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? सर अगर a को अपन ट्रायंगल ले लें, a को सर अगर मैं ट्रायंगल ले लूं तो ये इसकी हाइट हो जाएगी। यानी मैं आपसे क्या कह रहा हूं, सपोज करें ये हाइट ले लेते हैं। तो दोनों ट्रायंगल दोस्तों, अगर a पता है, आमने सामने की एक भुजा का पेयर पता है, तो आप मुझे बताएं ट्रायंगल DAB का एरिया क्या होगा, ट्रायंगल DAB का एरिया क्या होगा और ट्रायंगल DBC का एरिया क्या होगा। DAB और DBC का तो आप कहेंगे कि सर इसका एरिया होगा हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, और इसका एरिया हाफ इंटू आधार, आधार यहाँ पे भी a है, इंटू ऊंचाई। AH दोनों में है, हाफ प्लस हाफ 1 यानी a इंटू h। यानी क्षेत्रफल दोस्तों होता है समांतर चतुर्भुज का भुजा इंटू ऊंचाई, भुजा इंटू ऊंचाई। अब आपको ये b की लंबाई पता है तो ये ऊंचाई पता होनी चाहिए, और अगर a की लंबाई पता है तो ये ऊंचाई पता होनी चाहिए। हाफ नहीं आ रहा है, सिर्फ भुजा इंटू ऊंचाई आ रहा है, सिर्फ भुजा इंटू हाइट, b इंटू एच, सिर्फ b इंटू एच, हाफ b इंटू एच नहीं। और यहाँ पे दोस्तों बहुत सारी चीजें समझने की है, पर वो ज्योमेट्रिकल हैं। पर वो कैसी हैं? ज्योमेट्रिकल है। जैसे मैं आपको पता है कि ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, 90 डिग्री होते हैं कि कोई गारंटी नहीं वो समचतुर्भुज में 90 डिग्री होंगे, समझ रहे हो। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होते हैं। ऐसे करके ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज तो हैं दोस्तों, परंतु ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज का हमको क्या करना, क्योंकि हमें ज्योमेट्री पढ़नी ही नहीं है। जो इंपॉर्टेंट शायद हो जाए दोस्तों वो ये हो सकता है कि आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। आप जानते हो ये पूरा एंगल D, ये पूरा एंगल D इस पूरे एंगल B के बराबर है, और ये पूरा एंगल A इस पूरे एंगल C के बराबर है। और साथ ही साथ दोस्तों जो एक ही भुजा पर दो कोण बन रहे हैं, यानी एंगल A और एंगल D ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं।
एंगल बी प्लस सी 180 डिग्री है, एंगल ए और बी ये वाला ले लूं तो भी 180 डिग्री है, और एंगल डी प्लस सी ले लूं तो भी 180 डिग्री है। परंतु ज्योमेट्री का ज्यादा यूज है नहीं और बहुत गिने चुने ही क्वेश्चन चतुर्भुज पर बन सकते हैं। स्क्वायर रेक्टेंगल पे तो बन सकते हैं, आपने किए हैं। पैरेललोग्राम, समलम चतुर्भुज, ट्रेपेजियम, रोम्बस, इन पे बहुत कम क्वेश्चन से ही बन सकते हैं। फटाफट से लिख लो भाई। आपको याद है दोस्तों, जब आप ट्रायंगल पढ़ते थे तो ट्रायंगल में आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, हाफ ए बी साइन थीटा। अगर आपको थीटा पता हो, हालांकि ज्योमेट्री नहीं पढ़नी है, पर अगर आपको थीटा पता हो तो ए बी साइन थीटा हो जाएगा, हाफ हट जाएगा, यानी ए बी साइन थीटा। अगर आपको कोई भी एक एंगल पता हो, एक एंगल पता होगा तो सारे ही पता होंगे। आप ये भी यूज कर सकते हो, हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी, पर लिख लेना उसे। ए बी, हाफ ए बी साइन थीटा नहीं आएगा, सिर्फ ए बी साइन थीटा आएगा। दोस्तों अब बात करते हैं सम चतुर्भुज की। क्वेश्चन सारे अगली क्लास में करेंगे। सम चतुर्भुज 4 नंबर पे, सम चतुर्भुज यानी रोम्बस, सम चतुर्भुज यानी रोम्बस। रोम्बस दोस्तों टेढ़ा स्क्वायर समझ लीजिए बस, और क्या। ये रोम्बस हो गया। अब इसकी सारी भुजाएं दोस्तों एक ही लंबाई की होंगी, ए, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। सारी भुजाएं एक ही लंबाई की होंगी दोस्तों। यहां पे भी विकर्ण, क्योंकि ये एक तरीके का समचतुर्भुज ही है, तो ये समचतुर्भुज है तो विकर्ण दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, और ये सारे एंगल दोस्तों 90 डिग्री होंगे। ये सारे एंगल कैसे होंगे? 90 डिग्री होंगे। अब ये सारे एंगल अगर 90 डिग्री होंगे दोस्तों, इसका मतलब ये हो गया कि समचतुर्भुज है, तो आप जान चुके हैं कि सारे एंगल 90 डिग्री होंगे। और बाकी सब पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी, समांतर चतुर्भुज वाली प्रॉपर्टी सारी एज इट इज रहेंगी कि आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं, ये वो। बस यहाँ पे एक ही नया पॉइंट है, वो क्या, कि दोनों विकर्ण 90 डिग्री पे समद्विभाजित होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। केवल एक यही थॉट है दोस्तों। आप ध्यान से मेरी बात सुनना। यहाँ पे अगर मैं आपसे पेरीमीटर पूछूं तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए 2a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 4a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं दोस्तों, तो समांतर चतुर्भुज की तरह ही इसका क्षेत्रफल होगा।
समांतर चतुर्भुज की तरह ही इसका क्षेत्रफल होगा। अब आप ध्यान से मेरी बात सुनिए, समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला तो लग ही सकता है। आपने स्क्वायर में दोस्तों एक फॉर्मूला पढ़ा था कि इसकी भुजाओं का एरिया ए स्क्वायर होता है, स्क्वायर का। इस भुजाएं ए है तो क्षेत्रफल ए स्क्वायर होगा, और विकर्ण पे बने वर्ग का क्षेत्रफल का आधा होगा। यानी अगर विकर्ण है तो उस पे बने वर्ग का एरिया और उससे आधा मूल वर्ग का होगा। अब यहाँ पे दोनों विकर्णों की लंबाइयां अलग अलग हैं, तो दोस्तों यहाँ पे क्षेत्रफल का एक नया फॉर्मूला बन जाएगा, हाफ इंटू d1 इंटू d2, यानी हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल। बाकी दोस्तों समांतर चतुर्भुज वाला फॉर्मूला भी इसमें लग सकता है, समलम चतुर्भुज वाला फॉर्मूला भी इसमें लग सकता है, सामान्य चतुर्भुज वाला फॉर्मूला भी इसमें लग सकता है। वो सारी चीजें एज इट इज लगेंगी। इसके लिए नया क्या है, जब एक सम चतुर्भुज आ जाए तो एरिया का एक नया फॉर्मूला आ जाएगा, हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल, हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल। ठीक है दोस्तों, जब मैंने आपको समांतर चतुर्भुज पढ़ाया, ध्यान से मेरी बात सुनना, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दोस्तों समांतर चतुर्भुज में लिखवाना आपको मैं भूल गया कि दोनों विकर्णों के वर्गों का योग दोनों भुजाओं के वर्गों के योग का दुगना होगा। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। d1 d2 अगर विकर्ण है तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए और बी तो भुजाएं हैं। यहां पे अगर दोस्तों मैं इसी चीज को लगाऊं कि अगर मैं यहां पे इसी चीज को लगाऊं कि d1 इंटू d2 नहीं, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो b ही a है, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। ये भी आप याद रखिएगा और ये दोनों चीजें भी आप याद रखिएगा। जहां तक फॉर्मूले और थ्योरी की बात है दोस्तों, अब केवल एक चीज बचती है, वो बचती है चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को भी दोस्तों हम अभी जरा सा पढ़ लेते हैं। हालांकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में कुछ है नहीं नया, पर फिर भी पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो दोस्तों, पांचवी चीज है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब दोस्तों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या हो गया, जो किसी सर्कल के अंदर बन पाए, जो किसी सर्कल के अंदर बन पाए ए बी सी डी। कोई और प्रॉपर्टी नहीं है, बस यही प्रॉपर्टी है। यहां पे आपसे परिमाप पूछा जाए दोस्तों, अगर इसकी लंबाई a, इसकी b, इसकी c और इसकी d है, तो पेरीमीटर तो वही a प्लस बी प्लस सी प्लस डी होगा। इसमें कोई गुण नहीं है, परंतु इसका क्षेत्रफल दोस्तों, इसका क्षेत्रफल जो है वो होगा s माइनस a, s माइनस b, s माइनस सी इंटू s माइनस डी। दोस्तों हीरोन्स फॉर्मूला जो ट्रायंगल का एरिया निकालता है उसके जैसा लग रहा है कि नहीं? जो हीरोन्स फॉर्मूला ट्रायंगल का एरिया निकालता है उसके जैसा लग रहा है, पर वहां पे 3 साइड्स थी, यहाँ 4 साइड है, और यहाँ पे s एक्स्ट्रा। हीरोन फॉर्मूला s इंटू s माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस डी, तो नहीं, s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और एक बाहर s था। यहाँ पे दोस्तों s नहीं है, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, s माइनस डी, और यहाँ पे s क्या है, परिमाप का आधा, यानी चारों भुजाओं के टोटल का आधा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, ज्योमेट्री जरूरत नहीं है, पर एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा,
और एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में विपरीत जो कोण होते हैं उनका योग 180 होता है। बस ये थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा गुण है, बाकी इसमें कोई गुण नहीं है। एरिया वेरिया के वही सारे फॉर्मूले जो सामान्य चतुर्भुज में लग सकते हैं वो लग सकते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो तो एक ये फॉर्मूला और लग सकता है। यहाँ एस क्या है, ए बी सी डी तो भुजाएं हैं दोस्तों, और एस क्या है, परिमाप का आधा। अर्ध परिमाप को एस बोलते हैं ना, सेमी पेरीमीटर, तो ये वो है दोस्तों। लिख लो, फटाफट लिख लो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट हमने पूरा किया है। कल मैं इन पूरे चतुर्भुजों पर आधारित क्वेश्चंस आप सबके सामने लेकर आऊँगा। बहुत अच्छे से और तसल्ली से करवाने की कोशिश करूँगा। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।